दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। बिजनौर की जनसभा में उन्होंने एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखे राजनीतिक हमले किए, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक मंच से यह भी कहा कि यदि बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी को एआईएमआईएम के साथ सम्मानजनक गठबंधन करना चाहिए। पहली नजर में यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह एक सोची समझी रणनीति मानी जा सकती है। ओवैसी का संदेश दो स्तरों पर काम करता है। पहला, वो मुस्लिम मतदाताओं के बीच ये स्थापित करना चाहते हैं कि एआईएमआईएम बीजेपी की सहयोगी नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है। दूसरा, वो समाजवादी पार्टी पर राजनीतिक दबाव बनाना चाहते हैं कि यदि गठबंधन नहीं हुआ तो मुस्लिम बहुल सीटों पर एआईएमआईएम अपने उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को प्रभावित कर सकती है। ये रणनीति नई नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और 2025 में भी असदुद्दीन ओवैसी ने कई राज्यों में विपक्षी दलों के साथ सम्मानजनक साझेदारी की बात की, लेकिन साथ ही अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए रखी। उत्तर प्रदेश में भी उनका लक्ष्य केवल सीटें जीतना नहीं बल्कि दीर्घकाल में मुस्लिम नेतृत्व के वैकल्पिक केंद्र के रूप में अपनी पार्टी को स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम का संगठन अभी समाजवादी पार्टी या बीजेपी जितना व्यापक नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति लगातार बढ़ी है। विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और कुछ हद तक बरेली मंडल के हिस्सों में पार्टी ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज की हैं। इसके अलावा पूर्वांचल में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, बलिया और प्रयागराज मंडल के कुछ इलाकों में भी एआईएमआईएम कार्यकर्ता सक्रिय हैं। इन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी कई विधानसभा सीटों पर निर्णायक या प्रभावशाली है। हालांकि ये मान लेना कि एआईएमआईएम इन सभी सीटों पर जीत की स्थिति में है, ये जमीनी हकीकत में दिखाई नहीं देता। अब तक उत्तर प्रदेश में पार्टी को व्यापक चुनावी सफलता नहीं मिली, लेकिन कुछ सीटों पर उसके उम्मीदवारों ने इतना वोट अवश्य हासिल किया कि मुकाबला प्रभावित हुआ। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम को केवल एक छोटे दल के रूप में नहीं बल्कि संभावित वोट विभाजन के कारक के रूप में देखती है, वोट कटवा के रूप में देखती है। अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को मुस्लिम मतदाताओं का व्यापक समर्थन मिला था। यदि 2027 के विधानसभा चुनाव में यही समर्थन लगभग एकजुट बना रहता है तो विपक्ष की स्थिति मजबूत रह सकती है। लेकिन यदि एआईएमआईएम कुछ क्षेत्रों में 3 से 8% या कुछ सीटों पर इससे अधिक मुस्लिम वोट आकर्षित करने में सफल होती है तो करीबी मुकाबलों में इसका असर पड़ सकता है। यह असर विशेष रूप से उन सीटों पर अधिक होगा जहां जीत हार का अंतर पिछले चुनावों में कुछ हजार वोटों का रहा है। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वोटों के वास्तविक स्थानांतरण का अनुमान चुनाव से पहले निश्चित रूप से नहीं लगाया जा सकता। बिजनौर में ओवैसी की रैली का महत्व भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। बिजनौर जिले की कई विधानसभा सीटों नजीबाबाद, नूरपुर, बढ़ापुर, चांदपुर, बिजनौर सदर में मुस्लिम मतदाता प्रभावशाली हैं। यदि एआईएमआईएम यहां मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के सामने चुनौती बढ़ सकती है। इसी प्रकार मुरादाबाद जिले की कुंदरकी, मुरादाबाद नगर, मुरादाबाद देहात और ठाकुर द्वारा जैसी सीटों पर भी मुस्लिम मत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। संभल, असमौली और चंदौसी क्षेत्र में भी एआईएमआईएम अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर सकती है। रामपुर और स्वार जैसे क्षेत्रों में भी पार्टी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। सहारनपुर, देवबंद, नकुड़ और बेहट जैसे इलाकों में भी एआईएमआईएम संगठन विस्तार में लगी हुई है। इन सभी क्षेत्रों में उसका मुख्य उद्देश्य तुरंत बड़ी संख्या में सीटें जीतना नहीं बल्कि अपने लिए स्थायी राजनीतिक आधार तैयार करना है। ओवैसी की राजनीति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू उनकी भाषण शैली और राजनीतिक संदेश है। वो अक्सर संविधान, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, मुस्लिम युवाओं की भागीदारी,
शिक्षा, रोजगार, पुलिस कार्रवाई, अल्पसंख्यक अधिकार और राजनीतिक सम्मान जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं। ये संदेश विशेष रूप से शिक्षित शहरी मुस्लिम युवाओं और उन मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश करता है जो पारंपरिक क्षेत्रीय दलों से असंतुष्ट हैं। समाजवादी पार्टी लंबे समय से मुस्लिम यादव समीकरण पर निर्भर रही है, लेकिन ओवैसी इसी मुस्लिम आधार में वैचारिक चुनौती पेश करना चाहते हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का तर्क ये रहता है कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि दोनों दल एक दूसरे की आलोचना भी करते हैं और समय समय पर गठबंधन की संभावना का संकेत भी देते हैं। यदि 2027 में एआईएमआईएम अकेले चुनाव लड़ती है तो उसका प्रभाव सभी 403 सीटों पर समान नहीं होगा। उसका प्रभाव मुख्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रहने की संभावना है जहां पर मुस्लिम आबादी अपेक्षाकृत अधिक है और स्थानीय संगठन सक्रिय है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एआईएमआईएम की वास्तविक चुनौती सीटें जीतने से अधिक करीबी मुकाबलों में वोटों के पुनर्वितरण से जुड़ी हो सकती है। दूसरी ओर यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत सामाजिक समीकरण, प्रभावी उम्मीदवार चयन और स्थानीय संगठन बनाए रखता है तो एआईएमआईएम का प्रभाव सीमित भी रह सकता है। इसलिए ये निष्कर्ष निकालना कि एआईएमआईएम अकेले विपक्ष की चुनावी संभावनाओं को निर्णायक रूप से बदल देगी, ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में दोहरी राजनीतिक रणनीति पर काम करते हैं। एक ओर वो समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाकर सम्मानजनक गठबंधन चाहते हैं, दूसरी ओर यदि गठबंधन नहीं होता तो वो स्वतंत्र राजनीतिक विकल्प के रूप में अपनी पार्टी को स्थापित करना चाहते हैं। इससे सबसे अधिक दबाव समाजवादी पार्टी पर पड़ सकता है, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ पूर्वांचली जिलों की उन सीटों पर जहां मुस्लिम मतदाता चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं। हालांकि अंतिम असर उम्मीदवारों, स्थानीय समीकरणों, मतदान प्रतिशत, चुनावी मुद्दों और उस समय के राजनीतिक माहौल पर निर्भर करेगा। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि एआईएमआईएम का विस्तार समाजवादी पार्टी के लिए एक राजनीतिक चुनौती अवश्य है, लेकिन ये चुनौती कितनी बड़ी होगी, इसका वास्तविक उत्तर 2027 के चुनावी मैदान और मतदाताओं के अंतिम फैसले से मिलेगा।